ऑर्डर 5 के अंदर लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, इससे रेलिवेंट जितने भी सेक्शंस थे वो पढ़े थे 27, 27A, 28 और 29। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, ऑर्डर 5 का पूरा पूरा पढ़ना है। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अमेंडमेंट के हवाले से ये बताया था कि इसके अंदर 2018 की भी अमेंडमेंट्स हुई हैं और 2020 की भी अमेंडमेंट्स हुई हैं। 28 की जो अमेंडमेंट्स है ना वो इसके रूल्स के लिहाज से हुई हैं, लेकिन जो 2020 की अमेंडमेंट्स है ना वो इसके सेक्शंस के हवाले से हुई हैं। सेक्शन के हवाले से इस तरीके से हुई हैं कि पहले इनको ये कहा जाता था कि जो होते हैं ना प्लेंटिफ, उसको जो भी नोट प्लेंटिफ की तरफ से जितने भी समन्स जाएंगे, पहले वो सारी की सारी अपनी पर्सनल सर्विसेज के सारे तरीके आजमाएगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के मोड्स की तरफ आएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले उसे कोर्ट की तरफ से नोटिस जाएंगे, फिर एडीटीसीएस होगी। अब जब ये दोनों इनइफेक्टिव हो गई है ना रेमेडीज, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज के मोड में आएंगे, जिसमें सर्विस बाय फिक्सेशन यानी कि चस्पांदगी होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए अगर वो करवाना चाहे, या फिर अखबार इश्तिहार पब्लिकेशन इन प्रेस होता है। लेकिन अभी क्या होता है, अब ये पांचों के पांचों मोड्स, या अगर इसके अंदर बीट ऑफ ड्रम से या किसी भी और कोई भी ऐसा मोड जो कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस इलाके की हद तक ये इफेक्टिव होगा। मिसाल के तौर पे जहाँ पे अभी इंटरनेट इतना ज्यादा तेज नहीं है और ईमेल वगैरह का रिवाज नहीं है, ये ईमेल वगैरह कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू हम आम लोगों के। यहाँ पे वो मैसेजेस या व्हाट्सएप को भी एक जरिया बना देते हैं। लेकिन ये एक फैमिली केस की हद तक तो हो सकता है, लेकिन सिविल केस की हद तक अभी तक यहाँ पे कोई चीज इसको नहीं देखी गई। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन इन प्रेस। अब अगर हम इसको सम अप करना चाहे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके ये सेक्शन सारे मोड्स अपनाते हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है। जी जी आ रही है। जी ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या मोड्स ज्यादातर अपनाए जाते हैं? एक सर्विस बाय प्रोसेस सर्वर, एक रजिस्टर्ड पोस्ट और एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और उसके बाद सर्विस बाय फिक्सेशन और पब्लिकेशन इन द प्रेस। इसको अखबार इश्तिहार कहते हैं आम जुबान में, इसको चस्पांदगी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये लिफाफा रजिस्ट्री जो होती है ना उसको कहा जाता है। लेकिन अभी हमारे पास ये ऑप्शन होती है, हम लोग एडीटीसीएस भी करवा सकते हैं या फिर यूएमएस अर्जेंट मेल सर्विस भी करवा सकते हैं। यूएमएस जो होती है ना, ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही करवाई जाती है, और अभी कोर्ट्स के अंदर ना इनके छोटे छोटे जगह बन गई है जहां से हम लोग इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अब क्या होता है कि कोर्ट या तो एडिट का कह देती है, या फिर ये इसका एडीटीसीएस का कह देती है, या यूएमएस का कह देती है। ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है। ठीक है, अपने ऑर्डर में लिखते वक्त। अच्छा, अब इसमें सर्विस बाय प्रोसेस सर्वर ऑफ द कोर्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो नजारत ब्रांच होती है ना कोर्ट की, उसके जरिए इसको सर्व करवाया जाता है। नजारत ब्रांच को हम प्रोसेस सर्विंग एजेंसी भी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे कोर्ट है ना, वहां से एक डिफेंडेंट के लिए 3 समन्स को इशू करवाया जाता है। ठीक है, अगर 2 डिफेंडेंट होंगे तो ये 6 होंगे, अगर 3 होंगे तो 9 होगा। मतलब एक बंदे के लिए 3 हम लोगों ने समन्स की कॉपियां लेनी है। अब वहां पे उनके ऊपर जज साहब के साइन होंगे और कोर्ट की मोहर होगी। और उस एक मिनट के मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये समन की शक्ल है। ठीक है, इसके अंदर ना आप लोग ये इतना इतना फिल करके लेके जाते हैं। यहाँ पे जज साहब अपने साइन और मोहर सील लगाते हैं। ठीक है, और ये इसकी 3 कॉपीज होती हैं।
अच्छा, ये जो समन्स है ना, इन्हीं के सेम प्रोसीजर हमारा जो होता है ना, ये नोटिस के लिए भी लिया जाता है। लेकिन नोटिस के लिए आप लोगों को ये बात जाननी जरूरी है कि नोटिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की सूरत में होते हैं, जबकि समन जो होते हैं ना, ये हमारी प्लेंट की सूरत में होते हैं। ठीक है, और ये नोटिस है, और नोटिस की भी इसी तरीके से ही 3 ही कॉपीज जाती हैं। अब जज साहब क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं और कोर्ट की मोहर लग जाती है। और इसके लिए जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है ऑर्डर 48 रूल 2, जहां पे वो लोग कह रहे हैं कि सीपीसी के मुताबिक हम लोग अपने जो सम्मन्स हैं वही तरीका, जो सम्मन्स की इशुएंस और इनकी सर्विस का वही तरीका नोटिस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब मैं वापस उधर आती हूँ। अच्छा, ये 3 किस्म के इनको इशू करवाया जाता है। इसके अंदर से ये दोनों जो है ना, हमारी प्रोसेस सर्विंग एजेंसी को भेज दिया जाता है। वहां पे एक शख्स होता है जिसको नाजिर कहते हैं। ठीक है, उसके पास ये जाती हैं सारी कॉपीज बजरिया कोर्ट के अहमद। अब जब कोर्ट का अहमद इनको लेके जाता है नाजिर के पास, तो नाजिर के पास आगे होता है प्रोसेस सर्वर। ठीक है, और ये प्रोसेस सर्वर ही सोली लायबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसने हमारे जितने भी समन्स और नोटिस होते हैं उनको आगे मुतलका डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट तक पहुंचाना है। डिफेंडेंट समन की सूरत में और रिस्पोंडेंट जो हमारा होता है ना नोटिस, उसकी सूरत में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को तो हो गया। अब जब इसमें से एक कॉपी जो होगी ना, ये वो जो प्रोसेस सर्वर है वो मुतलका डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट किसकी सूरत में, हमारे नोटिस की सूरत में, और डिफेंडेंट हमारे समन की सूरत में, उसको हैंड ओवर कर देगा और वहां से उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लेगा, यानी कि उसके सिग्नेचर्स ले लेगा। ठीक है, अब जो दूसरा होगा ना उसकी कॉपी, उसके ऊपर वो अपना एक स्टेटमेंट लिखेगा जो कि एक बयान हल्फी की ही हैसियत रखती है। और उसके अंदर वो ये लिखेगा कि मैंने इस बंदे को इन पर्सन दे दिया है, जो भी उसका समन या नोटिस होगा उसको हैंड ओवर करवा दिया है, और उसके बाद उसके सिग्नेचर यहाँ पे करवा दिए हैं। अच्छा, हो सकता है कि वो उस जगह पर जाए और वो जो शख्स है वो वहां पर मौजूद ना हो। अब अगर वो शख्स वहां पे मौजूद नहीं है तो उसका किसी भी अडल्ट मेल मेंबर को वो हैंड ओवर कर देगा, और उसके लिए भी ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे कि उसे पर्सनल सर्विस की गई है। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, उसके घर का कोई भी सर्वेंट वगैरह होगा ना, उसके अंदर मेल मेंबर में उसमें कंसीडर नहीं होना, और ये 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। ठीक है, 18 साल तक का जो शख्स है वो मेल मेंबर होगा, और इसके फिर वहां पे सिग्नेचर ला देगा। अब अगर ये भी सूरत नहीं है कि यानी कि वो पर्सनली भी बंदा अवेलेबल नहीं है, अब उसका कोई मेल मेंबर भी नहीं आया, तो फिर कोर्ट के जो नुमाइंदा गया होगा ना वहां पे, यानी कि प्रोसेस सर्वर, उसने इसको वहां पे उसके घर के बाहर किसी भी ऐसी जगह पे जो कि इजीली विजिबल हो, वहां पे चिस्पा कर देना है। और ये सबसे विजिबल क्या होती है, उसका जो घर का दरवाजा होगा उसके पास इधर किसी साइड के ऊपर या दरवाजे के ऊपर ही। यानी कि इसका क्या मकसद है, इसका बिल्कुल ये मकसद है कि उस बंदे को ये पता चल जाए कि मुझे कोर्ट की तरफ से कोई सम्मन आए थे। अच्छा, सम्मन के ऊपर हम लोग क्यों इतना जोर दे रहे हैं, या फिर हम लोग इनकी वापसी की रिपोर्ट के ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं? इसके ऊपर हम लोग इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आगे जब हम लोगों ने ऑर्डर 9 पढ़ना है ना, अपेरेंस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपेरेंस ऑफ डिफेंडेंट और पार्टीज, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो शख्स आके ये प्रूव कर दे कि इस शख्स के ऊपर पर्सनली सर्व हो चुकी थी वो समन या नोटिस, तो अब क्या होगा, अब ये शख्स को जब एक्स पार्टे प्रोसीड किया जाएगा ना, तो ये लॉ की नजर में बिल्कुल ठीक ही एक्स पार्टे प्रोसीड किया गया है। और अब आगे जाके उसकी जितनी भी होंगी ना, क्या उसका नाम लेते हैं, अपील्स या रिवीजन, अगर कोर्ट के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है ना कि इसके अडल्ट मेल मेंबर के पास उसको सर्व कर दिया गया था नोटिस, या इसके यहाँ पे चस्पांदगी कर दी गई थी, या उसको पर्सनली हैंड ओवर कर दिया था, या फिर एक और सूरत हो सकती है कि वो शख्स खुद लेने से इनकारी कर दे, तो वो उसकी इनकारी की रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, अब अगर ये कोर्ट की फाइल के अंदर रीडर साहब की मोहर लगने के बाद ये चीज मौजूद है, तो ये जो एक्स पार्टी को सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन देते हैं ना हम 9/13 की डिक्री हो जाने के बाद, तो ये जो चीज है ना, ये किसी भी लेवल पे जाके इस
को बुनियाद बना के ये बंदा नहीं आ सकता। गो के 9-13 की एप्लीकेशन सेम कोर्ट में देती है, ठीक है। एक चीज होगी रेमेडी ये 9-13 की, और दूसरी होती है अपील या रिवीजन जो भी उसकी बनती हो, और तीसरी ये चीज होती है कि हम लोग ऑर्डर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की एप्लीकेशन देते हैं। अब हम लोगों ने ये नहीं करना कि इसको भी सेम क्राइटेरिया के ऊपर अप्लाई कर दें, इसको भी और इसको भी, नहीं। इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट रेमेडी बनती है ना, वो हमें हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखकर ही होनी चाहिए। अगर किसी के पास 9-13 की रेमेडी बनती है, यानी कि उसको समन्स या नोटिस ही रिसीव नहीं हुए और उसकी गैर मौजूदगी में कोई डिक्री हो गई है, तो ही सिर्फ 9-13 के अंदर जाएंगे। जो 12-2 है, अगर किसी की फ्रॉडुलेंट इंटेंशन की वजह से हुई है या कोई फ्रॉड खेल के कोर्ट के साथ हुई है डिक्री पास, या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है, या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी और वहां पे ये दे दी गई है डिक्री, तो वहां पे 12-2 की एप्लीकेशन होगी। सेम इज द केस फॉर अपील एंड रिवीजन। अपील वहां पर लाई करेगी जहां पे जो कोर्ट की डिक्री पास की गई है ना, वो बतौर डिक्री दी गई है, लेकिन रिवीजन वहां पे होगी जहां पे और डिक्री क्या चीज होती है, जो कि फाइनली कंक्लूसिवली किसी भी चीज को डिटरमिन करती है दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है। लेकिन जो रिवीजन होती है ना, ये किसी ऐसे ऑर्डर के खिलाफ होती है जहां पे हम लोग अपील नहीं कर सकते, यानी कि वहां पे अभी कंप्लीट एडजुडिकेशन का मौका नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हिस्सा रहता है, या फिर वहां पे अपील अलाउ ही नहीं है, तो वहां पे हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज होती है रिट, जो कि हम आर्टिकल 199 के तहत देते हैं। वो तब सिर्फ और सिर्फ लाई करती है जो कि इनमें से कोई भी रेमेडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 199 की जो है ना रिट, हम सिर्फ तभी वहां पे देंगे। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई है? बताइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने अभी बताया कि 3 कॉपीज जो हैं समन की सेंड होती हैं, जो कोर्ट की तरफ से इशू होती हैं। जी जी। ये ज़रा काइंडली दोबारा बता दीजिएगा कि तीनों कॉपीज जो हैं वो कहाँ-कहाँ और क्या-क्या उसका जो है वो यूज़ होता है? जो 3 कॉपीज होती हैं, उसके अंदर से जो 2 कॉपीज होती हैं ना, वो हमारी नजारत ब्रांच में जाती हैं, और नजारत ब्रांच में जाके ना, जो नाजिर जी, होता है, उसके अंदर एक बंदा जी, जी। होता है जिसकी पोस्ट का नाम है उर्दू में नाजिर, उसको दी जाती हैं, जो कि उस नजारत ब्रांच का हेड होता है, ठीक है। अब वो आगे जी। किसी भी प्रोसेस सर्वर को, यानी कि तामीली को कहता है कि आप जाओ, क्योंकि उन सबको ना इलाके असाइन हुए होते हैं, और इसको मुतलका डिफेंडेंट अगर वो समन है और रिस्पोंडेंट जी। अगर वो नोटिस है, ठीक है, उसको तामील हुँ, करके आओ, ठीक है। अब जो उसमें से एक होता है ना, क्या उसको कहते हैं, पर्थ, वो उस मुतलका डिफेंडेंट को या तो वो पर्सनली दे देता है, अगर वो पर्सनली मौजूद नहीं है तो वहां पे जो उसका होता है ना मेल मेंबर, अडल्ट मेल मेंबर, उसको हैंड ओवर कर देता है। अगर वो भी ना मिले तो फिर उसको सर्विस बाय अफिक्सेशन, यानी कि उसके घर के बाहर चिस्पांदगी कर देता है, ठीक है। जी, और जी, जो जी। दूसरी परत होती है ना, उसके पीछे वो अपनी रिपोर्ट बना के बेचता है कि मैंने इस बंदे को या तो इन पर्सन दे दिया, तो उसके वहां पे सिग्नेचर करवा लेते हैं, या फिर दूसरे नंबर पे क्या कि उसके किसी अडल्ट मेल मेंबर ने लिया तो उसके सिग्नेचर करवा लेते हैं, या फिर उसकी चस्पांदगी कर दी है घर के बाहर तो उसका अपना बयान हल्फी दे देता है कि मैंने इसकी चस्पांदगी कर दी है और ये मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब उसने ये जी। वाली हमें दे दी है ना रिपोर्ट कोर्ट में आके, जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में आता है ना, तो वो कैसे आता है, इसने यहाँ पे तामीली ने वापस जाना है नजारत ब्रांच में, वहां पे नाजिर को देनी है, नाजिर ने अहलमद को देनी है, अहलमद से ये कोर्ट फाइल में आनी है। ये जो दरमियान वाला प्रोसीजर है ना, ये मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नॉन प्रैक्टिसिंग भी हैं, तो वो लोग ना फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये हमारे जी, लिए फिलहाल जरूरी नहीं है, ठीक है, ये वाला प्रोसीजर। मैं सिर्फ और सिर्फ सही। इट सीपीसी की हद तक आपको बता रही हूँ। यहाँ से क्या होगा, जब नजारत ब्रांच से अहमद के पास आएगा, अहमद से फिर कोर्ट में आएगा, तो कोर्ट में रीडर साहब की यहाँ पे स्टैंप लगेगी। अब इस चीज को ऐसा समझा जाएगा कि ये प्रॉपरली उस बंदे के ऊपर अफिक्स हो चुका है। अब अगर वो शख्स आके ये कहे ना कि मैं 9/13 की एप्लीकेशन देता हूँ डिग्री पास हो जाने के बाद, तो अब कोर्ट उसका, अगर प्लेंटिफ के हक में डिग्री पास हो चुकी है और डिफेंडेंट नहीं आया, उसने आके अब 2 माह बाद 9/13 की एप्लीकेशन, ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, कि इस डिग्री को सेट असाइड किया जी, जाए। तो अब उसकी ये जो डिग्री है ना, ये सेट असाइड नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट फाइल में ये जो डिफेंडेंट का सॉरी ये जो प्रोसेस सर्वर यानी कि तामीली था ना, उसकी ये परत मौजूद है बतौर एविडेंस कि मैं वहां पे गया था, या तो इस बंदे ने इनकारी कर दी है, या मैंने इस बंदे को खुद हैंड ओवर की है, या मैंने उसकी चस्पांदगी कर दी है। लेकिन 9/13 के अलावा कुछ और रेमेडीज भी हैं डिग्री को सेट असाइड करने की, जिसके अंदर मैंने 12(2) का जिक्र किया है और अपील का और रिवीजन का जिक्र किया है। 12(2) जो है उसके अपने ग्राउंड है, अपील जो है उसके अपने ग्राउंड है, और रिवीजन अपने ग्राउंड है। अ, सही। थैंक यू। जी, तो इसका मतलब है कि एक पर जो है वो कोर्ट के पास ही ऑलरेडी रहती है, जो आपने 3 इश्यूज़ असल में कहा था ना कि कोर्ट की तरफ से अच्छा 3 अच्छा, जो हैं वो। सॉरी सॉरी, ये जो तीसरी जी, है ये एडीटीसीएस करवा दी जाती है, सॉरी वो मैं भूल गई। अच्छा। हाँ ठीक, जी, ठीक, ठीक। जो तीसरी पड़ता है ये अच्छा, एडीटीसीएस के जरिए ना उनको भेज दी जाती है, जो ठीक ये है। वाली होती है इट ना में इट वो। अच्छा, ठीक है। इट मीन्स कि वो जो है वो अगर तामील करवाता है वहाँ पे तो उसका बयान, क्योंकि जो बाकी हैं जैसे क्रिमिनल है तो उसमें बयान लिया जाता है ये तामील कुनिंदा से ना। हाँ तो इट जी, मीन्स कि यहाँ पे सिविल में इनका बयान नहीं दिया जाता, बल्कि उस शर्त के ऊपर ही जो उसने एक्नॉलेजमेंट दी होती है, नहीं, अगर उसी कोर्ट पे को ही ये लगता रीडर है, की। अगर कोर्ट को ये लगता है हुँ, कि हमें ये रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन मुझे तामीली का बयान भी चाहिए, तो वो तामील को नंदा ठीक को है। बुलवा के कोर्ट उसका बयान भी ले सकती है। और कोर्ट ने खुद को सही। सेटिस्फाई करना है, क्यों, यहाँ पे ना पार्टीज के राइट्स की बड़ी ज्यादा कदर है, कानून के मुताबिक भी और बुक में भी, और प्रैक्टिकली भी जो वाली जगह। ये किसका माइक ऑन है, जी, प्लीज जी। ऑफ कर लें। प्रैक्टिकली भी ये है कि देखिए एक प्लेंटिफ है, वो आपके पास दावा लेके आए हैं। अब अगर तमीली ने आके, क्योंकि तमीली जो है ना ये एक कोर्ट का बंदा है जिसके जरिए गया, क्योंकि हर कोर्ट चाहे अगर वो सिविल डिवीजन में है या क्रिमिनल में है तो उनके अपने होते हैं। अब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी है, नहीं, ये कोर्ट के ही लोग हैं, तो फिर इन लोगों का बयान हल्फी ऐसा ही समझा जाता है कि ये हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो प्लेंटिफ के वकील साहब हों उन्होंने डिफेंडेंट को भेजने की बजाय तामीली से गलत रिपोर्ट बनवा ली हो, लेकिन फाइल के अंदर ये रिपोर्ट मौजूद है। अब डिफेंडेंट अच्छा ये सर ना, अब अगली जो मैं बात कर रही हूँ ये प्रैक्टिकल की बात है, ये यहाँ की बात नहीं है। अच्छा ये अब क्या होगा अगली बात, अब जब उसने 9/13 को आके चैलेंज करना है ना 9/13 के जरिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ना तो समन मिले हैं और ना ही कोई नोटिस मिला अगर कोई एप्लीकेशन है, तो फिर इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा और फिर वो जो तमीली होगा उसको कोर्ट में बुलवाया जाएगा और उसके बयान वगैरह लिए जाएंगे और इसको फिर यहां से देखा जाएगा केस को, ठीक है। क्योंकि जो सिविल केस है ना इसके एक एक स्टेप के ऊपर प्लेंटिफ को भी पकड़ा जा सकता है और डिफेंडेंट को भी पकड़ा जा सकता है। और वो कैसे पकड़ा जा सकता है, ये इसी सीपीसी के रूल्स के मुताबिक ही पकड़ा जा सकता है। अब देखिए जिस बंदे ने यहाँ पे अगर इस तमीली ने दिया ना तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्रिमिनल, ठीक है। और फिर यहाँ से ये डिक्री खारिज होगी और केस फिर वहां से ही चलेगा और डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि आप अब अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लाओ कोर्ट में जमा करवाओ। ये सारा कुछ हम लोग ऑर्डर 9 के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैंने हिंट आपको इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे आपकी रेलिवेंसी बनती थी और अगर मैं ये चीज ना बताती तो मेरी तरफ से ये बेईमानी होनी थी। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल बता दिया कि इसका आगे क्या फेट है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास आधी चीज होगी तो हमें आगे जाके कुछ पता नहीं चलेगा कि इसका क्या करना है, ठीक है।
तो इसकी जो डायरेक्ट रेलिवेंसी है ये ऑर्डर 9 के साथ बनती है कि जब इसको सर्व हो चुका है, एक्स पार्टे प्रोसीड हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी एप्लीकेशन आती है 9/6 या 9/7 की। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, तो वो हम वहां पे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग है ना, वो फिर कुछ लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि डिग्री के टाइम पे भी हम एक्स पार्टे पढ़ रहे हैं और प्रोसीडिंग के टाइम पे, तो वो मैं उनके लिए छोड़ रही हूँ। अदरवाइज प्रैक्टिसिंग तो हर बंदे को ही पता होगी ये बात। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? हेलो? नो मैम। जी ठीक है। जी मैम, अगर किसी मैम जी, अगर किसी ने उसकी स्टेटमेंट को चैलेंज किया है तो फिर उसके ऊपर क्रॉस होगा, लेकिन ये वो एविडेंस वाला क्रॉस नहीं होगा। ये यहाँ पे वो अपनी बात को मनवाने के लिए और अपनी 9/13 को एडमिट करवाने के लिए उससे सवाल करेंगे, और ये डायरेक्ट कोर्ट की डिस्क्रेशन है। और आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जो डिस्क्रेशन होती है वो या तो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के जरिए गाइड की जाता है, या फिर जैसे हमारे मुख्तलिफ किस्म के दूसरे मुल्क हैं, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका, बरतानिया, यूएसए, ये सारा कुछ इनकी जो जुडिशरी ने फैसले दिए हुए हैं वहां से गाइड होगी, या फिर किसी कस्टम को या फिर किसी प्रैक्टिस को उसको फॉलो करके होगा। ये जज साहब के पास जितना भी मटेरियल मौजूद है और वकील साहब ने क्या दलाइल दिए हैं, ये डिस्क्रेशन उसके साथ गाइडलाइन है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिविल के अंदर है ना, जितनी भी डिस्क्रेशन वो गाइडेड होती है एक्विटी के जरिए, और एक्विटी होती है गुड कॉन्शियस। और ये फिर बाकी सारा कुछ वही मामला चला जाना है कि आपने अल्टीमेटली जज की पर्सनल डिस्क्रेशन जो होती है ना, अगर इनमें से जो मैंने पहले आपको चीजें बताई हैं कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो, या फिर किसी भी अब दूसरे मुल्क का कोई फैसला ना हो, उसकी हायर जुडिशरी का, उनके भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और उसके अलावा कोई प्रैक्टिस ना हो, और या फिर कोई कस्टम ना हो, उसके बाद फिर जज साहब ने अपने दिमाग के मुताबिक वहां पे फैसला करना है। जज साहब के मूड का इसमें कोई डिस्क्रेशन का मूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि जज साहब जो होते हैं ना, ये उनके ऊपर जाके हमारे सिविल जजेस के या हमारे मैजिस्ट्रेट्स के भी इवन हम सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट काउंट की जाती है। और जब प्रोग्रेस रिपोर्ट काउंट होती है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि ऊपर जाके हमारे कितने फैसले खारिज हुए हैं, कितने केसेस रिमांड हुए हैं, इन सब की भी रिपोर्ट बनती है। अब एक अच्छा जज वो होगा जिसने अपने इन सब रूल्स को, ठीक है, इन सबको रूल्स को अप्लाई करके उसके पास जो डाटा था उसको मौजूद देख के, उसको गर्दान के, और जितने भी उसको डिस्क्रेशन के लिए जो जो प्रिंसिपल्स उसके पास मौजूद थे उनको अच्छे तरीके से यूज करके अपनी गुड कॉन्शियंस को यूज करके फैसले दिए। उन लोगों के फैसले ऊपर जाके नहीं चेंज होते, ना ही उनके केस रिमांड होते हैं, बल्कि उनको फिर ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर उस एक्सेप्टेड फैसले की बिना पे उनकी जल्दी तरक्की होती है। ठीक है, मीनिंग देयर बाय डिस्क्रेशन मस्ट बी अप्लाइड। जी जी, मस्ट बी अप्लाइड, शेल बी, यहाँ पे मस्ट की जगह पे शेल है, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं ना पहुंचे, इसलिए हमें इतना ज्यादा पता नहीं है सबको। अदरवाइज ये शेल बी गाइडेड बाय जुडिशियल है। जी अब्दुल हुसैन, आबिद हुसैन, सॉरी। और आप लोगों ने इंशाल्लाह, जब आप लोग सब लोग जज बन जाएंगे ना, और मैं भी इंशाल्लाह, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपनी इन सब बातों को मद्देनजर रख के अपने फैसले करने हैं, ताकि हमारे ऊपर हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसले चेंज ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों की तरक्की भी जल्दी हो जाएगी। जी, ये जिन्होंने रेस हैंड किया प्लीज बोले। अच्छा, अभी मैं आती हूँ, शायद नहीं कोई बोल रहा। अच्छा, ये जब भी हम लोगों ने अपने कोई भी कोर्ट के अंदर समन या नोटिस देना है ना, उसके साथ उसकी एक फीस होती है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोसेस फी। अगर किसी भी शख्स ने ये प्रोसेस फी दाखिल नहीं करवाई तो डिसमिसल फॉर नॉन डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस फी हो जाती है, और ये क्या होता है, फर्द तलबाना होता है। ये यहाँ पे हम लोग अदालत का नाम लिखते हैं, मुकदमे का नंबर लिखते हैं जो कि कोर्ट की तरफ से अभी हमें मिलता है, यहाँ पे प्लेंटिफ का नाम लिखते हैं, यहाँ पे डिफेंडेंट का नाम लिखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो होती है वो लिखते हैं,
किस तारीख को दाखिल किया गया, किस गर्ज से दाखिल किया गया, यानी कि क्या गर्ज हो सकती है, हमने मुद्दाले को बुलवाना है तो उसके लिए किसने दाखिल किया, यहाँ पे आता है मुद्दई बजरिया कौंसल और यहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं। जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे ना उनकी यहाँ पे तादाद होगी और ये स्टैंप इसके मुताबिक होगी। हर एक डिफेंडेंट के लिए 1 रुपए की ये स्टैंप होती है और इस तरीके से ये लगती जाती है। ये आप 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की लगा सकते हैं जितने भी आपके डिफेंडेंट होंगे ना उनके लिहाज से। अच्छा, यहाँ पे ये ना इसकी क्लियर नहीं है पिक्चर, ये आप देख लें, ये इस तरीका से होती है और इसको हम लोग प्रॉपर कैंसिल भी करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे केस का नाम लिख लेते हैं, मसलन अक्सा बनाम तस्लीम, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अपने डेट लगा लेते हैं। इसको कैंसिल इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो हमें प्रॉपर गाइडलाइंस है इनको कैंसिल करने की और दूसरा ये ताकि ये दोबारा रीयूज ना हो सके, ठीक है। उसके बाद ये हमारा समन है, इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ जब हम इसके रेलेवेंट सेक्शन और रूल के ऊपर जाएंगे, रूल्स और ऑर्डर के ऊपर जाएंगे। ये कोर्ट से इशू किया गया समन है, ये आपका प्रैक्टिकली भी हो गया, ये नोटिस है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन की शक्ल में भेजा गया। और ये जो रिपोर्ट है ना जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये हमारे साथ मिस सुंबल ने सारी शेयर की थी, ये क्रेडिट उनको जाता है प्रैक्टिकल काम का। तो ये वो है मुतल्लिका रिपोर्ट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, अदरवाइज आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ये एक और रिपोर्ट है जो कि इसी तरीके से जो प्रोसेस सर्वर था यानी कि तामील कुनंदा उसकी तरफ से आई हुई है। ये एक चस्पांदगी के लिए ये सेपरेट इशू होता है कि कोर्ट कहता है कि फला जगह पे जाके आप इसको चस्पांदा करके आए, तो इसकी भी रिपोर्ट वापस आती है। अच्छा, ये एक और मैडम ने मेरे साथ शेयर की थी, ये भी एक तामीली का है, क्या उसको कहते हैं, रिपोर्ट। अच्छा, इसके ऊपर मैं टाइम इतना ज्यादा नहीं लगा रही क्योंकि आप लोगों ने ना सर बाबर साहब का ये लेक्चर देखना है और इसमें उन्होंने ना एक एक बात के बारे में हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड किया, ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और ये मैंने उन्हीं की लेक्चर से लिया, आप लोगों ने भी प्लीज उनका ये लेक्चर जरूर देखिएगा। और ये हमारी जो एडीटीसीएस की रिपोर्ट्स होती हैं, रिसीट्स होती हैं, ये वो वाली हैं जिनको कोर्ट में हम लोग जमा करवाते हैं। अच्छा, इसका असल तरीका तो ये है कि हम लोगों ने अहमद साहब को पैसे देने होते हैं और उन्होंने ही ये एडीटीसीएस करवानी होती है। लेकिन यहाँ पे लाहौर में क्या ट्रेंड है कि ये जो हमारे वकील साहब के क्लर्क साहब होते हैं ना, वो ये इनको करवा देते हैं एडीटीसीएस और इनकी रिपोर्ट्स जो है ना कोर्ट में जमा करवा देते हैं और इनको भी इस तरीके से ही वैलिड समझा जाता है कि उस बंदे को प्रोसेस हो चुका है, सर्व हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा ये भी, अच्छा, ये पूरा तरीका है, ये भी मिस सुंबल ने हमारे साथ शेयर किया था। इसके अंदर आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि ये जाके इस तरीके से कोर्ट में दे आए, नहीं, इसको प्रॉपर आपने A4 साइज का इसमें यूज नहीं करना, आपने इसमें लीगल पेपर ही यूज करना है। लीगल पेपर लें, उसके ऊपर अदालत का नाम लिखें, जो आपका केस का नाम है वो लिखें और उसका सब्जेक्ट लिखें, फिर अपनी सारी जितने भी मतलब कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उनकी एडीटीसीएस यूएमएस जिस जिसकी भी रिपोर्ट है उसको लगाएं और यहाँ पे नीचे अपने सिग्नेचर भी कर दें। शायद यहाँ से वो कट गया हिस्सा। अच्छा, ये फाइल है जो मैं आप लोगों को कह रही थी ना, जब तक अगर ये आप लोगों में से कोई भी बंदा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है और उसके ऊपर ये वाली मोहर नहीं लगी हुई और आप लोगों ने इसको कोर्ट में जमा करवा दिया, ये रीडर साहब लगाते हैं अमूमन, तो आपकी इसको नहीं माना जाएगा जब तक कि ये स्टैंप नहीं लगी हुई, ठीक है। और आप लोगों ने ना ये कोशिश करनी है कि अपने सामने या अपने क्लर्क साहब को या अपने जूनियर को ये बता के भेजना है कि वो आपके सामने इस मोहर को लगाए, ठीक है। इस मोहर को ना लगाने का ये नुकसान है कि ये पेज अंदर से गायब हो जाता है और ये जो बड़े वकील होते हैं ना, मतलब कि जिनका पॉलिटिकली जो एंगेज किए जाते हैं, वो लोग इसको गायब करवा सकते हैं। ये मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, ये हमारे साथ असल में ऐसा हुआ था एक केस में, तो फिर हमें बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी, ठीक है, हमारे सीनियर से। अच्छा, उसके बाद सेम इस केस इसके लिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक है, ये अदम तामील है क्योंकि उनका नामुकम्मल पता था। अच्छा, ये अभी फिलहाल हमारे लिए रेलिवेंट तो खैर उस तरीके से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये भी एक तामील का एक तरीका है कि इसके अंदर जो प्लेंटिफ है ना, उसने जो भी डिफेंडेंट का पता दिया होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो पता ही मुकम्मल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी गांव का पता दे दूं, जैसे मैं कह दूं कि आपने कसूर में जाना है,
अब कसूर खुद बजाते खुद इतना बड़ा जगह है, वो वैसे गांव नहीं है, एक छोटा शहर है, ठीक है। अब अगर उसका कोई भी, अब मुझे कोई भी एक छोटा सा गांव ले लेना, क्योंकि अभी गांव भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और वहां पे वो अब तमीली हर घर में जाके नहीं पूछ सकता कि ये इसका घर है, ये इसका घर है। तो फिर क्या होता है कि ये जो होते हैं ना तमीली साहब, तमील कुनुंदा जो होता है, वो अपना एक रिपोर्ट बना के भेजता है कि मुझे इसकी जो पता था ना वो नामुकम्मल था, और इस वजह से मैं इसको वापस नहीं कर पाया, वहां पे दे नहीं पाया उसको। उसके बाद ये हमारे पास जो कोर्ट की तरफ से अखबार इश्तिहार जाता है, वो ये अखबार इश्तिहार ये उनके मुतल्लिका जो होगी ना अखबार, उसके अंदर इश्तिहार है, और ये जो अखबार इश्तिहार वाले नुमाइंदे हैं ना, ये उन लोगों ने अपनी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट देना होता है कि मैंने ये वाला जो केस था इसके अंदर कोर्ट की तरफ से ये आया हुआ था हमें। ये किसी का कैमरा होना प्लीज ऑफ कर लें। ये मैंने देना था, अखबार इश्तिहार दिया हुआ है, और हमारी जो अखबार है उसकी तरफ से इसको सर्व कर दिया गया। और ये भी ऐसा ही अगर ये आ गया ना, और इसके बाद यानी कि ये सर्टिफिकेट आ गया है, इसके बाद जो मुतल्लिका डिफेंडेंट है वो नहीं आता, तो फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे उसको हम लोग एक्स पार्टे करवा सकते हैं केस को, ठीक है। ये जब हम ऑर्डर 9 में जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये एक और है, इसके अंदर भी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अच्छा ये वर्ड आप लोग ना याद कर लें, या अपनी बुक्स के ऊपर लिख लें, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। जिस भी अखबार इश्तिहार के अंदर ये अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट आया होगा, उसी चीज को ये माना जाएगा। सॉरी ये किसी का कैमरा, सॉरी, उसी शख्स को ही ये माना जाएगा, सॉरी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट जिस भी अखबार इश्तिहार का आया होगा ना उसी को ही जेन्युइन माना जाएगा। जिसका ये अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट नहीं ना आया अखबार वाले नुमाइंदे की तरफ से, उसको जेन्युइन नहीं माना जाएगा, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग भी नहीं की जाएगी। ये एक चीज है, ये सब लोग अपने बुक के ऊपर आप लोग लिख लें कि अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट का आना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी सेम वही है। अच्छा ये 3 डिफरेंट किस्म के अब आप लोगों ने देख लिया अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। एक ये जो इनका प्रिंटेड फॉर्म में था और दरमियान में उन्होंने इसकी सारी चीजें बाय हैंड की थी, ये उन लोगों ने इसको इस तरीके से किया हुआ कि प्रिंट